हेलो क्लास। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी में दिए हुए वो सारी एक्टिविटी डिस्कस करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। टोटल 11 एक्टिविटीज़ हैं जिसका मैंने एक हिंट कि कौन कौन सी एक्टिविटी हमको आज पढ़ना है मैंने नोट कर दिया है। ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट से लेकर के एक्टिविटी 11 तक सारे के सारे बोर्ड पे नोटेड हैं। हम सारी एक्टिविटी के बारे में इसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस पूरे वीडियो को देखिए और समझिए कि एनसीईआरटी ने जो 11 एक्टिविटीज़ दी हुई है आपकी बुक में, उसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, है ना, और उससे क्या इन्फॉर्मेशन आप ड्रा करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस एक्टिविटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और एक्टिविटी से रिलेटेड केमिस्ट्री जो आज है, जो आपको हम पढ़नी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम लॉस किए चलिए डिस्कस करते हैं पहली एक्टिविटी के बारे में। फर्स्ट एक्टिविटी है अबाउट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सबसे पहली बार कि जब हम लोग पढ़ रहे थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसी समय पर मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग को लेकर के एक्टिविटी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने जाएंगे, जलाएंगे, तो वहाँ उसके पहले उसे क्या करेंगे, सैंड पेपर से वॉश करेंगे। ठीक है, सैंड पेपर से रब करने की वजह से मैग्नीशियम रिबन पे जो जमा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट लेयर वो रिमूव हो जाएगा और मैग्नीशियम जो है रिबन आसानी से बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एक वाइट पाउडर बनेगा जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और वो वाइट पाउडर बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व होने के बाद वो बेस बनाता है। मतलब ये हुआ, और इससे रिलेटेड जो रिएक्शन है वो ये है। ठीक है, मैग्नीशियम देखिए यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, व्हाइट पाउडर बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो कि बेसिक है। कैसे पता किया? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि बेस है। आप उसको आसानी से रेड लिटमस से चेक कर सकते हैं। रेड लिटमस जो ही इस सोल्यूशन में डीप करेंगे वो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि जो सोल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हमने रब क्यों किया बिफोर बर्निंग? क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर लगा हुआ है जो कि उसको बर्न होने से या रिएक्ट करने से रोकता है। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को रब करके हम सैंड पेपर से हटा देते हैं। ये पहली एक्टिविटी है केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल चेंज के बारे में। दूसरी जो एक्टिविटी है ये इस बारे में है कि कौन कौन से जो सिम्टम्स हैं वो दिखते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है। जिसके लिए हमने यहाँ पर दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स लिए हुए हैं, जिसमें एक में लेड नाइट्रेट का सलूशन है और दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड का सलूशन है। ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सलूशन को आप अलग अलग टेस्ट ट्यूब पे लेंगे और दोनों टेस्ट ट्यूब में से किसी एक टेस्ट ट्यूब को जब आप मिलाएंगे तो वहाँ पे आप प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देखेंगे। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि यहाँ पर फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन मतलब कि दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिलाने पे अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बने, प्रेसिपिटेट बने, वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो ये केमिकल चेंज का एक सिम्टम है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। ठीक है, जिससे हम पता लगा पाते हैं, और उसका रिएक्शन ये है। रिएक्शन को बैलेंस करना मत भूलिएगा। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। जो लेड ऑक्साइड है यहाँ पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है दोनों टेस्ट ट्यूब को मिलाने पर, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ होगा। तो ये एक्टिविटी इस बारे में है कि केमिकल चेंज को हम कैसे पता कर सकते हैं। अगर वहाँ पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस या प्रेसिपिटेट बना तो दिस इज द वन ऑफ द सिम्टम टू शो देयर वाज अ केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट। ठीक है, लेड नाइट्रेट बनाता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट। ये हुआ आपका दूसरा एक्टिविटी। तीसरा एक्टिविटी इस बारे में है कि हम लोग देख रहे हैं कि हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिया हुआ है।
ये भी सिम्टम्स को शो करने के लिए ही एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई है, एनसीईआरटी बुक में। जिंक ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, जिंक मेटल के छोटे छोटे टुकड़े जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते ही यहाँ से गैस रिलीज होती है, ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल्स जो ही HCl में पड़ता है वहां से तुरंत क्या होता है, एक गैस रिलीज होती है जो कि गैस है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस को कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही है, अगर हम लोग बर्निंग स्प्लिंटर या मैच स्टिक टेस्ट ट्यूब के ऊपर या बीकर के माउथ में लाएंगे तो वहां पे पॉप साउंड होगा, तो पॉप साउंड प्रोड्यूसिंग ऑन ब्रिंगिंग द बर्निंग स्प्लिंटर ओवर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब इंडिकेटिंग द गैस रिलीज्ड वाज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस प्रोसेस में ये पता लगता है कि अगर दो सब्सटेंस को रिएक्शन कराते हैं और उसमें गैस रिलीज होती है तो ये भी एक सिम्टम होता है केमिकल चेंज का। केमिकल चेंज का ये भी एक सिम्टम है, जैसे कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी केमिकल चेंज का सिम्टम है, वैसे ये भी। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन के लिए जिंक प्लस HCl ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करिए। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज डाउन हो गई। एक्टिविटी थर्ड इसके बारे में है। एक्टिविटी फोर्थ जो है वो भी इसी के बारे में है कि सिम्टम में, मतलब कि जब भी कोई भी केमिकल चेंज होगा तो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब कहलाता है एंडोथर्मिक। अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो हम प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसे कंडीशन में जो हमारा कंटेनर है, टेस्ट ट्यूब या बीकर, वो क्या हो जाएगा, वो कूल हो जाता है। क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, कूल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ऐसे कंडीशन में हमारा जो कंटेनर है, जो हमारा टेस्ट ट्यूब या बीकर है, वो हॉट हो जाएगा। तो अगर आपके पास बीकर में वाटर है या आप पहले से क्विक लाइम रखे हुए हैं, अगर आपने बीकर में पहले से क्विक लाइम रखा हुआ है और उसमें आप वाटर पोर करते हैं या ऐड करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम जो ऑक्साइड है, मतलब क्विक लाइम, ये वाटर से रिएक्शन करके एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से ये पूरा का पूरा जो बीकर है वो हॉट हो जाता है। आप इसको टच करके पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज हो रहा होगा। और जो रिएक्शन है इसका, वो रिएक्शन मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखिए। ये फार्मूला क्विक लाइम का है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको वाटर के साथ रिएक्ट करा के देखा गया कि यहाँ पे हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और साथ में बनता है सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को आप बोलते हैं लाइम वाटर, जो कि व्हाइट वाश के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लाइम वाटर, सेलेक्ट लाइम, इसी को बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। ये कलरलेस है, वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये एक्टिविटी इसी बारे में था। एक्टिविटी फिफ्थ जो है, यहाँ से हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। और एक्टिविटी फिफ्थ इस बारे में है कि थर्मल डिकम्पोजिशन जो है क्या होता है। एक्चुअली फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेकर के, फेरस सल्फेट का हाइड्रेटेड क्रिस्टल लेंगे तो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट का हाइड्रेटेड क्रिस्टल होता है, जिसको बॉइलिंग ट्यूब में रख करके हीट किया जाएगा। हीट करते हुए पिक्चर भी है आपकी बुक में। तो जब हीट करेंगे तो वहाँ से फेरिक ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के गैस जो कि कलरलेस है लेकिन पंजेंट स्मेल, मतलब कि नाक में तीखे लगने वाले गैस रिलीज आउट होते हैं। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि थर्मल, मतलब कि हीट प्रोवाइड करने पे सब्सटेंस को हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फेरस सल्फेट, रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे। ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड क्रिस्टल हीट कर रहे हैं हम लोग इसको, और हीट करने पे ये डिकम्पोज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड कलरलेस गैस है विद अ पंजेंट स्मेल। दिस एक्टिविटी इज अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन। टू एक्सप्लेन व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन पे आपके सिलेबस में दो एक्टिविटी दी गई है, एक फेरस सल्फेट का और दूसरा लेड नाइट्रेट का।
लेड नाइट्रेट को भी अगर हम डिकम्पोज करेंगे, अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये व्हाइट क्रिस्टल है, व्हाइट क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा येलो प्रेसिपिटेट, येलो सॉलिड में लेड ऑक्साइड में, और ब्राउन वेपर कमिंग आउट विद द सेम पंजेंट स्मेल एज SO2 एंड SO3 अलॉन्ग विद ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि सबस्टेंस जो है हीट प्रोवाइड करने पर, हीट सप्लाई करने पर टूटते हैं अपने सिंपलर सबस्टेंस में, जिसको कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस प्रोसेस में जो लेड नाइट्रेट है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हाइट सॉलिड है, जो कि येलो सॉलिड, लेड ऑक्साइड का येलो सॉलिड में टूटता है ये सबस्टेंस। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन वेपर आता है पंजेंट स्मेल के साथ, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल के लिए एक्टिविटी दी गई है कि सबस्टेंस टूटते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे सबस्टेंस थर्मल डिकम्पोजिशन शो नहीं करते, कुछ दूसरे डिकम्पोजिशन भी शो करते हैं। जैसे वाटर को हीट करने पर वाटर क्या होगा, टूटने से पहले वेपराइज हो जाएगा या बॉयल हो जाएगा। इसलिए वाटर को अगर हमको डिकम्पोज करना है तो हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। क्या पास कराते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर का डिकम्पोजिशन जो है असल में वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है, कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर अगर कोई सबस्टेंस टूट जाता है तो, जैसे कि वाटर। और उसके लिए एक्टिविटी में ये बताया गया है कि वाटर बैड कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें हम वाटर लेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसमें हम लोग स्मॉल अमाउंट में एसिड पोर करेंगे। स्मॉल अमाउंट में एसिड डालने से फ्री H+ आयन प्रोड्यूस होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं और वाटर को तोड़ देते हैं। जो ही इलेक्ट्रिसिटी पास होता है वाटर डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ये दोनों ही गैसें अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के ट्यूब्स में जाके कलेक्ट होती हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है वो टर्मिनल्स जो कि कनेक्टेड हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी से। 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की आप बैटरी ले सकते हैं। आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे, इलेक्ट्रोड में कैथोड और एनोड लगाएंगे, उसके ट्यूब्स में जाके गैस जो है स्टोर हो जाएंगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम का डबल होता है जो कि स्टोर होता है, क्योंकि हमेशा ही जब वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा तो वाटर मॉलिक्यूल जो है डबल नंबर ऑफ जो वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो डबल नंबर में प्रोड्यूस होता है कंपेरेटिवली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। तो वाटर के टूटने से डबल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं किसके? हाइड्रोजन के। और जैसे कि जो रेशियो है डिकम्पोजिशन का, जो रेशियो है वो 2:1 होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो जिसका पार्टिकल ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोजन के पार्टिकल क्या होते हैं? डबल होते हैं नंबर में ऑक्सीजन के, इसलिए उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। कंडक्शन कैसे कराएंगे? H+ वहाँ पे फ्री आयन प्रोड्यूस होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग ऐड करेंगे एसिड। और ये प्रोसेस जो है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिकम्पोज होगा। हाइड्रोजन कैथोड पे जाके स्टोर होगा, जबकि ऑक्सीजन जो है एनोड में जाके स्टोर होगा और ये वॉल्यूम में डबल होगा। कंडक्शन के लिए H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे विद हेल्प ऑफ एसिड, जो कि स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए। लार्ज अमाउंट में क्यों नहीं? क्योंकि लार्ज अमाउंट में एसिड डालने पर एसिड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगता है, इसलिए हम एसिड भी हमेशा लिमिटेड अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है ये तीसरे तरह का डिकम्पोजिशन है, जिसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो लाइट में रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, वो टूट जाते हैं। मतलब कि इतने अनस्टेबल सबस्टेंस होते हैं। ऐसे सबस्टेंस को हम इजीली लाइट के प्रेजेंस में भी तोड़ सकते हैं, जिसको बोला जाता है फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, ये व्हाइट सॉलिड है, व्हाइट सॉलिड है जिसको लाइट के प्रेजेंस में रखने पर, जिसको आप इंडिकेट करते हैं
ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है एच न्यू, इसका मतलब होता है लाइट। एक लाइट के पार्टिकल का सिंबल होता है एच न्यू। तो जब हम लोग AgCl को तोड़ते हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। सिल्वर और क्लोरीन गैस है लाइट येलो कलर की गैस, जबकि सिल्वर का कलर सिल्वर ही होता है। हम इसको बोलते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक्टिविटी 1.9 जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेकर के है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है। डिस्प्लेसमेंट में यहाँ दिखाया गया है कि जो मोर रिएक्टिव या मोर एक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस एक्टिव मेटल को उनके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब कि जो आयरन है, आयरन ज़्यादा एक्टिव मेटल है तो हमने आयरन का नेल यूज किया है, और सोल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। आप देख रहे हैं तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन, इसलिए आयरन कॉपर को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, बाहर कर देता है। और इसके लिए आप देखेंगे कि जैसे ही आयरन नेल आप डीप करते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, यहाँ पे ऑब्जर्व होता है कि जो कलर है, एक्चुअली ये जो कलर है ये ब्लू कलर का होता है। सोल्यूशन का जो कलर है ब्लू कलर का होता है, जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होने लगता है ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर में। Fe जो है जैसे जैसे कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, सोल्यूशन का जो कलर है ब्लू से लाइट ग्रीन हो जाएगा, और जो डिस्प्लेस्ड कॉपर मेटल है वो आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाता है। आयरन नेल जो कि ग्रे कलर का है उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन होता है, जो कि किसका है, कॉपर का। और ये रिएक्शन ये है। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे होगा, Fe displaces copper from copper sulfate solution to produce FeSO4, a light green solution. डिस्प्लेस्ड कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा आयरन नेल पे, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एक्टिविटी 1.10 जो है ये इस बारे में है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। कहा गया है कि जब दो सॉल्यूशन को, साल्ट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उनमें कैटायनिक एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी होती है। जो पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल्स होते हैं वो आपस में अपना प्लेस एक्सचेंज कर लेते हैं। हम इन्हीं को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके लिए एक्टिविटी के लिए हमारे पास सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक बनता है सोल्यूशन। ठीक है, एक सोल्यूशन बनता है, किसका सोल्यूशन होता है वो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, और बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है नीचे। ठीक है, मतलब जब इनका रिएक्शन बनाएंगे तो रिएक्शन होने पर बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसको डाउनवर्ड इंडिकेट करते हैं, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और सोडियम क्लोराइड जो है वो सोल्यूशन ही रहता है। हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं सोडियम और बेरियम जो है अपना प्लेस एक्सचेंज कर लिए हैं। बेरियम सल्फेट के साथ सोडियम क्लोराइड के साथ बनाता है। जो सब्सटेंस वाटर में इनसॉल्युबल होता है वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट। एक्टिविटी 1.11 इस बारे में है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है। मैं आपको बता दूं क्लास, जब भी किसी भी मेटल के या दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। वैसे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन काफ़ी सारी तरह के होते हैं, आप दूसरे लेक्चर में इसको देख सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी इस बारे में है कि अगर हमारे पास कॉपर के टर्निंग्स हैं या कॉपर के पाउडर हैं और उसको हम हीट करते हैं तो कॉपर टर्निंग्स या कॉपर पाउडर एयर में प्रेजेंस जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाता है, जिसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यहां पे आप कहेंगे कि जो कॉपर है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का टर्निंग है या पाउडर है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो इंडिकेट करता है कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है। कॉपर ऑक्सीडाइजेज इनटू ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, सो किसी भी सब्सटेंस का, जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है या ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जैसे कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन या कॉपर ऐड विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इनटू कॉपर ऑक्साइड, अ ब्लैक कलर सब्सटेंस। ये एक्टिविटी इसी बारे में दिया हुआ था। ये 11 एक्टिविटीज है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पर इस लेक्चर में। बाकी जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो दूसरे लेक्चर में दिए हुए हैं, आप दूसरे लेक्चर को देख सकते हैं। लेकिन ये सारी एक्टिविटी पे फोकस करिए, इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, और प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करिए। थैंक यू।